बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि इस दौरान पाक फौज के 23 जवान शहीद हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर सरदारी रेफरेंस की समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब को एक रिलीफ मिल गया है, उनको बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? तवक्को थी इस फैसले की, और ये तो असल में नैब की तरफ से बात हुई है। मतलब इसमें अदालतों को भी मतलब अदालत के सामने अगर नैब नहीं वापस दिया है या ये कहा है कि जी सारा डिपेंड कर रहा था वाजिद जिया साहब की जेईटी पे, तो उसका यही फैसला मुतवक्को था। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक तासुर है कि वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही है 8 फरवरी को, और वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो अभी कह रही है कि वो उन्हीं की हुकूमत आ रही है, और इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। ये मतलब हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि वो उससे पहले जो है वो बहुत सारे वाक़यात और होने हैं। और उसमें ये जो आज शहादतें हुई हैं और दहशतगर्द जो मारे गए हैं, ये 23 अब ये जो एक सिक्योरिटी क्राइसिस है, 23 जवान इसमें शहीद हुए हैं डीआई खान में, और 27 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। अब इसमें जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ है, तो उसमें यह है कि 11 और 12 दिसंबर की रात को दहशतगर्दों की सरगर्मियाँ देखने में आईं, और उसके बाद डीआई खान के इलाके दरअंदाज़ा, और इस तरह से है इसका लफ्ज़, जगह का नाम है, वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, और दहशत गर्दों के ठिकाने, यानी कॉमिक ऑपरेशन ज़ाहिर है वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है वो तलाश किए गए, और 4 वहाँ पे दहशत गर्द मारे गए, और वहाँ पर तो बाद फायरिंग हुई तो 2 वहाँ पे शहीद हो गए। और इसमें जो है वो फिर दूसरा इलाका है दरमान के इलाका, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे अटैक किया 6 दहशतगर्दों ने, और एक गाड़ी को टकरा दिया चेक पोस्ट से, और यानी सुसाइडल अटैक था वो। उसमें जो है वो बड़ा ब्लास्ट हुआ है गालिबन, क्योंकि उसमें इमारत गिर गई है, और उसमें 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। तो ये 23 हैं, तो मैं इसमें वो 2 अगर ऐड करूँ तो ये 25 हो जाते हैं। लेकिन मतलब ये मतलब बड़े टेररिस्ट अटैक्स हैं जो भी हो रहे हैं। और ये देखें, ये जो हुआ है ना कि तलाश किया गया इंटेलिजेंस बेस, मतलब यहाँ कहीं इधर गली मोहल्ले, कहीं गांव, कहीं शहर, इधर उधर दाएं बाएं कहीं मौजूद हैं, सही, तो उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद उन्होंने, यानी आप ये देखें ना कि बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी ले जाके सिक्योरिटी चेक पोस्ट से। तो ये चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत साल पहले, ये तो जब टेररिज्म के हवाले से, और काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल से कोई 8-10 साल पहले, एक जगह पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी पाकिस्तान से बाहर कहीं, तो वहाँ पर ये अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई एक मुल्क के जो है वो ऑफिसर अपनी ब्रीफिंग उन्होंने दी एक कॉन्फ्रेंस में, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये हमने जो है वो अपनी जो भी गलतियां हैं, और जो भी हमसे इतने अरसे में वॉर ऑन टेरर में जो गलतियां हुई हैं हमसे, सवाल ये हो रहा था कि इतनी कैजुअलिटीज़ क्यों हो रही हैं आपकी। तो उन्होंने कहा कि जी हमने बहुत सीखा है, हमने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की उसमें पे, जब वो डिस्कशन स्टार्ट हुआ, मैंने कहा जी आपने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है, लेकिन दहशत गर्दों ने भी अपनी गलतियों से बहुत सीखा है, ये भी ध्यान में रखें। तो वो कहते हैं इससे क्या मतलब है, आप इसको एक्सप्लेन करें। मैंने कहा वो जो पकड़े जाते हैं या आप उनको मार देते हैं, तो वो भी तो कहीं अपना एनालिसिस करते होंगे ना बैठ के, कि हम कैसे पकड़े गए, हम कैसे मारे गए, मतलब हमारा एक जो खुद को हमलावर जा रहा था वो क्यों रास्ते में पकड़ा गया, कैसे खुद फट गया, वो जगह तक नहीं पहुंच सका। मैंने कहा आप जो
अपनी जो कहते हैं कि अपने आप को अपडेट कर रहे हैं ना, आपसे ज़्यादा वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी होते हैं, उनके पास जो है ये सारी ब्लैक मार्केट्स और असला लेना और ये सारे ये भी होता है। तो जब आप अपने आप को अपग्रेड करें ना, तो ये जहन में रखें कि वो भी अपने आप को बहुत, वो शायद आपसे ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखते हैं। जी। तो बड़ा अच्छा उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, लेकिन ये जो है अब ये ज़ाहिर है कि ये मामला ऐसा है कि एक जगह पे उन्होंने गालिबन, जो मैं समझा हूँ इस से, एक जगह पे उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रहे थे, जवाब में दूसरी जगह उन्होंने जो है वो गाड़ी को टकरा दिया, ठीक है, जिसमें तो ये मामला जो है ये काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है। अल्लाह ताला शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। तो सिक्योरिटी, इकॉनमी और स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सिक्योरिटी ठीक होगी, और सिक्योरिटी ठीक होगी तो उसके नतीजे में मईशत ठीक होगी। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब एक कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर उससे अवाम जुड़े हुए हैं। उसके नतीजे में मईशत ठीक होगी तो महंगाई ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी तो उसके साथ ही एहतसाब होगा। उसका इस तरह की पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग या मैन्यूवरिंग जो पहले भी हुई, जिसके बारे में पीटीआई कह रही है, क्या वो अभी भी हो रही है, इस तरह के फैसले जो हमें जद पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ बड़ा इतना, मैं बस एक जुमला, एक लफ्ज़ मुझे जो है ना बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ये जब 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, तो उससे पहले चूँकि कौन सा प्लेयर थे, तो अच्छा हर इलेक्शन में ना हर वक्त एक ख़ास टर्म आती है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे एमक्यूएम जब ये पाक सरजमीन पार्टी बन रही थी, तो उस वक्त एमक्यूएम को चूँकि पतंग रहा है ना इंतखाबी निशान, तो ये होता था उधर की पतंगे कट के इधर गिर गई, मतलब एक लफ्ज़, एक इस्तेलाह, इतनी पतंगे कट गई, इस तरह होता था। जब ये पीटीआई का हुआ सिलसिला, तो उस वक्त ये होता था कि विकेटें उड़ा दी, विकेट गिर गई, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी है ना वो, तो उसके हवाले से होता है विकेट उड़ा दी, इतनी विकेटें उड़ा दी, क्योंकि क्रिकेट बेस्ड वो पॉलिटिकल एक लफ्ज़ अल्फाज होते हैं ना, पतंगे कट गई, इस तरह ये बड़े इस तरह चलता। अब इतना अजीबो गरीब लफ्ज़ ईजाद हुआ है इस वक्त कैंपेन में कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं क्या, वो है लाडला। मतलब ये लाडला है कि वो ये क्या मतलब, देखे ना, मतलब नवाज शरीफ लाडले हैं, वो सुपर लाडले हैं, वो एक वो लाडला, मतलब लाडला वो तो घर का बच्चा होता है गालिबन, जो जितना मैं, एक छोटा सा कोई बच्चा, एक बच्चा कोई होता है, वो कहते हैं लाडला। उस लाडले का मतलब ये होता है कि वो बर्तन तोड़ दे, वो पड़ोस के जो शीशे तोड़ दे, गेंदे मार के वो कुछ कर दे, ठीक है ना वो मोहल्ले में जाके किसी की ऐसी तैसी करके आ जाए, वो घर में सब जो, तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। मतलब वो कहते ना यार लाडली तो लाडला है ना। अब ये जो लफ्ज़ आ गए ना, अब मैं इसके ऊपर अभी, अब पता नहीं मैं इसको सही तरह बयान कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, कि ये लाडला है, वो लाडला है, ये लाडला है, वो लाडला है, हम लाडले हैं, तुम लाडले हो, वो लाडला नहीं रहा, ये लाडला हो गया। अभी ये एक नया लफ्ज़, मैं सोच रहा हूँ कि ये इसका मतलब ये कहाँ से निकला है लाडला। लेकिन बहरहाल ये है कि अब इस इलेक्शन में ये लफ्ज़ चल रहा है, वो लाडला था, इस बार ये लाडले हैं, इस बार वो लाडले होंगे, फिर वो लाडला हो जाएगा, फिर ये लाडला हो जाएगा, फिर वो लाडला है, फिर क्या, मतलब मैं क्या अब इस पे कोई मतलब है कि गैर पार्लिमानी तो क्या पार्लिमानी अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। अजीब लफ्ज़ है लाडला। छोटे बच्चे नहीं होते, छोटा सा बर्तन तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, गिलास फेंक दिया, वो कोई मेहमान है उनके सर पे मार दी कोई चीज़ उठा के, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें चोट लग गई, वो जो कह माँ वो कह रहे हैं कुछ नहीं, कोई बच्चे, ये लाडला है ना। अजीब। तो ये सियासत में लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो बंदा सर पकड़ के बैठे रहे कि यार ये क्या है। अच्छी खासी उम्र के लोग हैं ना, कोई 70 72 73, वो लाडला, छोटा सा बच्चा तोड़ फोड़ कर रहा है, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, लाडला। ये लफ्ज़ को बराए कर हम गुजारिश कर सकते हैं कि कोई और इस्तेमाल करें
मतलब लाडले से तसव्वुर एक छोटे से, एक बहुत ही शैतान किस्म के होता है ना, बच्चे का आता है जो माँ बाप ने छोड़ा होता है कि जो मर्जी करो बच्चे, एक होता है वो। ऐसा नहीं होता कि पांच छह बच्चे एक साथ लाड लो, एक होता है। जी तो वो ये कहाँ से ये, बहरहाल ये हमारी सियासी जमातों के सरबराहान है जी लाडला। अच्छा, बहरहाल अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एक तो ये टेररिज्म का वाक़या, दूसरी ये कि तीन चार बातें ऐसी हैं जो बड़ी तशवीशनाक भी हैं और उनके ऊपर नज़र रखना भी ज़रूरी है। वो तो जंग अपनी जगह शिद्दत पकड़ रही है, जो गज़ा में जो जहरीत है, 18,000 से ज़्यादा जो हैं वो वहाँ पे शहादतें हो गई हैं। और अब जो है ये दो महाज ज़्यादा बिगड़ गए हैं। एक महाज तो ये जब से वाइट फॉस्फोरस की बात अमेरिका ने की है, अमेरिका ने आज इसराइल से पूछा है कि ये वाइट फॉस्फोरस आपने क्या इस्तेमाल किया है, जो किसी और मकसद के लिए शायद दिया होगा इसराइल को, लेकिन इसराइल ने वो लेबनान पे यूज़ किए। तो आज अमेरिका ने इसराइल से पूछा है और वहाँ पर हिजबुल्लाह जो है उसने अब वो प्रॉपर जंग के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। वो बहुत ज़्यादा, वो जो लेबनान इसराइल का बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वहाँ पे जंग हो रही है। लेकिन दो तीन बातें इसमें आज ऐसी हैं जो मैं जिनपे चाहूँगा। एक तो ये है कि हुतीज़ ने एक जहाज़ के ऊपर अटैक किया दोबारा। एक तो फ्रांस के उस पर किया था, जंगी जहाज़ पे, तो उन्होंने ड्रोन रास्ते में गिरा दिया था। लेकिन ये जो जहाज़ ये जो कमर्शियल जो शिप है, ये स्ट्रिंडा, इसके ऊपर इन्होंने जो अटैक किया हुतीज़ ने, तो उसके नतीजे में इस जहाज़ पे आग लग गई। और क्योंकि ये कमर्शियल जहाज़ था, ये जहाज़ जो है ये मतलब इस पर कोई मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये डिफेंड करते अपने आप। अच्छा, मुझे इसका, मैंने इसकी कंपनी को भी अभी तक ढूंढा है। ये जो 13th स्लाइड है, इसकी कंपनी को पोजीशनिंग इनकी साउथ ईस्ट एशिया में है। ये 15 दिन पहले मलेशिया से चला था और ये जो है ये इटली की तरफ जा रहा था, नॉर्वे का। ये जो 14 स्लाइड है वो भी मैंने देखा है, इसके ओनर्स को भी कोशिश की है कि कहीं इनका कोई लिंक मिले इसराइल से, लेकिन अभी तक इसराइल से ऐसा इनका कोई लिंक नहीं है। इस कंपनी का कोई लिंक भी नहीं है इसराइल के साथ। और ये जो अटैक हुआ है ये हो सकता है हुतीज़ ने क्लेम किया है कि इनका लिंक है इसराइल के साथ, लेकिन वो उन्होंने बताया नहीं कि क्या है। वो आता है कल तक, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बड़ा शदीद रिएक्ट किया है, जहाज़ के ऊपर आग लग गई। अच्छा, सेंटकॉम ने उसके बाद एक अपना एलामिया जारी किया सोशल मीडिया पे, और उस पे उन्होंने कहा कि हमारा जो यूएसएस ये अगर हम इसको देखें, वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंडा के ऊपर अटैक हुआ और एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल, ठीक है, लॉन्च किया हुतीज़ ने, और ये वही बाब मंदलब पे हुआ। और इसके बाद जो है वो स्ट्रिंडा रिपोर्टेड डैमेज कॉजिंग ऑफ फायर, इस पे आग लग गई, लेकिन कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। और अमेरिका की कुछ शिप्स नहीं थी आसपास, और जो यूएसएस मेसन है उसको मेडे जो कॉल गई जहाज़ की तरफ से, लेकिन वो उसको बचा नहीं सके। फ्रांस कह रहा है कि हमने एक मिज़ाइल, हमारे एक जहाज़ गुजारा था, हमने उस एक और मिज़ाइल भी था, तो फ्रेंच कह रहे हैं कि हमने एक मिज़ाइल को गिराया, लेकिन उसके बावजूद ये जहाज़ जो है इस पे आग लग गई। लेकिन फिर ये जहाज़ जो है ये आगे निकल गया, चला गया आगे। और ये उसके मनाजिर हैं। ये जो है ये जहाज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर नुकसान हुआ। अब हुतीज़ जो हैं वो कह रहे हैं कि ये फ्रंट जो है ये खुला हुआ है। अच्छा, और अमेरिकन्स ने आज ये कहा है कि ये अगर सिलसिला जारी रहा तो हमारा जो पीस प्लान, जिसमें हम
हम जिसमें हमने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है, अमेरिका कह रहा है कि वो हम उसको ख़त्म कर देंगे, यानी यमन के अंदर जो पीस प्लान है और हम स्ट्राइक करेंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी ममालिक ये कह चुके हैं, और ईरान, ये ज़ाहिर है गज़ा के ऊपर, कि ये आप यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फिर ये मतलब आपस में मतलब खाना जंगी तो नहीं होगी किसी की, लेकिन इस वक्त सारे मुल्क एक ही पेज पे हैं। तो इस वक्त आप यहाँ पर अगर आते हैं यमन में, यमन की जो हुकूमत है उस हुकूमत की रिकग्निशन और उनकी वापसी का अमल अरब लीग में और बाकी सारा, तो वो और इलेक्शन में कैसे जाना है और हुतीज़ ने कैसे, मतलब वो मामलात एक तरफ ख़ास जगह कंप्लीट, वो आप समझें कि किसी मंतकी अंजाम तक यमन की खाना जंगी नहीं पहुंची, लेकिन एक वहाँ पे आपस में खाना जंगी नहीं हो रही, ठीक है, यानी फरीक आपस में नहीं लड़ रहे। तो ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे जिसके नतीजे में जो मुल्क हैं उनके दरमियान भी कशीदगी पैदा हो जाए। और तो इस, लेकिन अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने ये बात की है। अच्छा, बहरहाल, लेकिन दूसरा जो इवेंट है वो, तो ये जो फ्रंट है, जो हुतीस का फ्रंट है, ये अटैक हुतीस का, और दूसरा जो है वो अटैक जो उन्होंने किया है ये लेबनान का जो बॉर्डर है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहुंच गए हैं, उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। आज उनका वो दो जंगें लड़ रहे हैं ना, एक जंग तो वो रशिया के साथ लड़ रहे हैं, दूसरी वो कैपिटल हिल में भी उन्होंने कांग्रेस के लोगों से अभी 111 बिलियन या खुदा जाने कितनी बड़ी रकम है कहाँ गई है, वो खुद ही कह रहे हैं कि जी वापस यूएस में लैंड कर गई है। वाशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरीज थी, तो वो सारा चल रहा है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। एक बात और है जो मेरे लिए बड़ी काफ़ी दिनों से, मैं कहता हूँ काफ़ी महीनों से मैं एक बात को सोचता हूँ, और वो सोच ही रहा हूँ कि कई मुल्कों के आपस में जो ताल्लुकात हैं ना वो पेचीदा होते हैं, उसकी वजह समझ में आ जाती है। जैसे कतर का और सऊदी अरेबिया का मामला उस वक्त हुआ था, तो उस पर हमने डिस्कस किया था डिटेल में, और यही कहा था कि ये आगे जाके ठीक हो जाएंगे मामलात इनके, मतलब ये। और यूएई का, कतर और यूएई के, आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है ना, कतर यूएई में शामिल होना था कतर ने, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ना। ये कतर यानी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 रियासतें हैं उसमें 8वीं कतर होना, कतर ने भी जाना था, बहरीन ने भी जाना था, आखिरी मिनट पे ये 2 रियासतें, उनके मामला तय नहीं हुए, तो वो जो हैं वो 2 अलग रियासतें बनी और ये 7 रियासतें एक साथ हो गई। वरना ये जो ट्राइब्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपस में इनकी बात आगे तक जा चुकी थी। अब आप ज़रा सोचें ना कि आज की दुनिया में यूएई होता कोई, या और उसमें 7 की जगह 9 रियासतें होती, ये हो रहा था 1971 में ना। एनीवे, अच्छा, जो तो आपको कोई उनका बैकग्राउंड कुछ आगे पीछे बहुत सारे, एक लेकिन रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्कुल मैं उसको, मतलब जब से स्टडी कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, और मैं उसको बिल्कुल आने वाले दिन, ये हर गुज़रता दिन ये बताता है कि वो मेरा जो मौक़िफ़ 3-4 साल से 5 साल से चल रहा है वो बिल्कुल उसके अंदर कोई ना कोई बात ऐसी है, और वो है अमेरिका इंडिया रिलेशन। ये जियोपॉलिटिकल अंदर के जो इश्यूज़ हैं उनको तो हम डिस्कस करेंगे, जियो स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल, ठीक है। जियो का मतलब है कि ज़ाहिर है जोग्राफी से रिलेटेड है, और पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक जो भी इस वक्त जो है वो एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, एफबीआई के डायरेक्टर जो हैं वो मौजूद हैं इंडिया में, सही, और वो मौजूद हैं इंडिया में, और क्रिस्टोफर रे, और उन्होंने सीबीआई के जो हेड क्वार्टर का उन्होंने दौरा किया है, ठीक है। अच्छा, सीबीआई जो है ज़ाहिर है इंडिया में एक पूरा उनका अपना सिस्टम है, और वहाँ पर सीबीआई के सरबराह जो हैं वो परवीन सूद हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। उसके बाद उनकी दूसरी जो मुलाकात होने जा रही है वो होने जा रही है उनकी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको एनआईए कहते हैं, दिनकर गुप्ता जिनके सरबराह हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। ये दिनकर गुप्ता जो हैं ये आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है ना, और ये जो हैं ये आईपीएस ऑफिसर हैं, और ये
जो हैं ये पंजाब में सर्व कर चुके हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, और ये जो हैं ये अब उनसे मुलाकात होने जा रही है। सही। सीबीआई के ठीक है, उनके इनसे मुलाकात होने जा रही है। तीसरी जो मुलाकात इनकी लाइनअप है एफबीआई के, ये 3 रोज़ के लिए इंडिया में मौजूद हैं। तीसरी जो मुलाकात है इनकी वो होने जा रही है या हो रही है या हो गई होगी, किसी वक्त उसका अनाउंसमेंट उसकी बात आ जाएगी सामने। वो है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो हैं ये हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सरबराह। अच्छा, अब इसमें जो इशू डिस्कस हो रहा है, बाकी तो ज़ाहिर है जो मामलात हैं और वो सारे डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन असल मामला जो है वो डिस्कस इस वक्त यही हो रहा है जिसके बारे में वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सारी बात आ चुकी है सामने। और वो ये है कि अमेरिकन सॉइल के ऊपर उनके एक शहरी को कत्ल करने की साजिश की गई, और वो जो है वो निकल गुप्ता जो है, ये जो पन्नू हैं गुरप्रवंत सिंह पन्नू, उनकी साजिश में भारतीय हुकाम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और निकल गुप्ता चेक रिपब्लिक जेल से निकाल के बाहर लगाया गया, वो जिससे सुपारी ली थी वो जो अंडर कवर एजेंट्स थे, और वो सारा पूरे। तो अच्छा, मैं इसको इसलिए ज़रा ज़्यादा इसमें बात करूँ कि पिछले ही हफ्ते ये जो 7वीं स्लाइड है, प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया से होके गए हैं, जॉन फिनर। ये वाइट हाउस का एलामिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो ऊपर बात हो गई ना कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कमेटी बन रही है ये भी, लेकिन आप ये वाइट हाउस के स्टेटमेंट के अंदर आप ये जुमला पढ़ें, ठीक है। ये जुमला पढ़ें आप, ये वाइट हाउस का एलामिया है जो कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फिनर का इंडिया में ट्रैवल के बारे में। उन्होंने इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमेटी ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट लीथल प्लॉटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ होल्डिंग अकाउंटेबल एनीवन फाउंड रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये जो है ना ये मामला, ये अब इसको पब्लिक करके, यानी पब्लिक करके फिर उसके बाद ये मामला जो है, अच्छा CNN ने इसको किस तरह ब्रेक किया इस खबर को। पहली स्लाइड अगर हम देखें, FBI चीफ इन इंडिया फॉलोइंग एक्सप्लोजिव US असैसिनेशन प्लॉट इंडिक्टमेंट, ये आज CNN की स्टोरी है। अच्छा, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ उसमें कि देखें ये, अच्छा साथ ही दूसरी खबर एक आ गई है वहाँ से, और ये इत्तेफाकिया नहीं हो रही चीज़। 26 जनवरी अभी सर पे है, सर पे महीना से भी कम रह गया अर्सा, महीने से कुछ ज़्यादा अभी ज़ाहिर है। तो उनका यौम जमहूरिया है इंडिया का, उसमें जब उनके जो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे तो उन्होंने यौम जमहूरिया पे प्रेसिडेंट बाइडेन को इनवाइट किया था। मैं 2 मिनट चाहूँगा कि इसको मैं इस बात कंप्लीट कर लूँ उसके बाद में। तो वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को इनवाइट किया था कि आप एज ए चीफ गेस्ट आएँ। अच्छा, इसको जो इंडिया में अमेरिकन एम्बेसडर हैं उन्होंने इंडोर्स भी कर दिया था। ये बात बिल्कुल हो गई थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन आएंगे, और प्रेसिडेंट बाइडेन के आने के जो यानी जब वो आएंगे 26 को, तो 27 तारीख को क्वाड का इजलास होगा। 27 को क्वाड का इजलास होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया में तो हो रहा है ये सारा यौम जमहूरिया, और बाइडेन और ये सारे तो वो आ जाएंगे सारे, और क्वाड का इजलास होगा। अच्छा, अब जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया है। अच्छा, मैं इसलिए बात ये कह रहा हूँ कि देखें ये जो 10th स्लाइड है ना, US कंसिडरिंग PM's Moody's इनवाइट टू बाइडेन टू बी चीफ गेस्ट, ये इनवॉय ने कहा, ये अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा, 10th स्लाइड, ठीक है। और फिर रॉयटर्स ने इसको ब्रेक किया, बड़ी बात है। रॉयटर्स ने जो 9th स्लाइड है कि मोदी इनवाइट्स बाइडेन टू इंडियाज 2024 रिपब्लिक डेज। अच्छा, उसके बाद आज जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स ही कह रहा है 8वीं स्लाइड कि US प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉट ट्रैवलिंग टू इंडिया फॉर रिपब्लिक डे, उन्होंने कैंसिल कर दिया है अपना इंडिया का विजिट।
और इसको जैसे ही कैंसिल किया है, ये देखें ना, इसको, इस रिलेशनशिप को पकड़ना जो है, इसको समझना, ये जो सेकंड स्लाइड है हिंदुस्तान टाइम्स, इसको ज़रा स्टडी करें ये पूरी खबर को। ऑन 3-day विजिट FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे मीट्स CBI चीफ टॉप सिक्योरिटी इंटेल ऑफिसर नेक्स्ट। अच्छा, अगले जो है वो ऑफिसर्स में अजीत देवल के साथ भी इनकी मीटिंग है, रॉक जो RAW के साथ भी मीटिंग है, बाकी लोगों के साथ भी मीटिंग है। इंडियन एक्सप्रेस जो है वो ये कह रहा है कि थर्ड स्लाइड कि जो बाइडेन नॉट कमिंग इन इंडिया फॉर रिपब्लिक डे, क्वाड मीटिंग पोस्टपोन्ड। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशन देखिए, रिपब्लिक डे पे हमेशा एक इंडिया का एक वो रहा है ना उनका सिलसिला, उनके रिपब्लिक डे पे कोई ना कोई वो बाहर से बड़े किसी मुल्क के सदर या वजीर आजम को, या अब रिपब्लिक डे में बाइडेन ने कहा हुआ है कि मैंने आना है, और इस पूरे वाक़े में जिसमें FBI और जिसमें उनके NSA और ये गुत्थी जो है ना, ये सुलझ नहीं रही, क्योंकि इसका ये सुलझेगी ना अगर, तो उसके बाद इसके साथ, क्योंकि चाइना, अमेरिका, इंडिया, अमेरिका, और फिर ये बांग्लादेश के इलेक्शंस में, नेपाल, फिर बाकी सारे इश्यूज, फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये लिंक चूंकि आपस में चीज़ें हो रही है ना, इंडिया चल रहा है अमेरिका के पीछे पीछे हर जगह, अमेरिका जो है वो इंडिया, यानी इंडिया ने बिल्कुल आंखें बंद करके कि जो अमेरिका कह रहा है इसराइल तो इसराइल हो, ये तो ये तो ये रिलेशनशिप जो है, ये इसकी पेचीदगियां क्या है कि वो पब्लिकली ये बात कह रहे हैं कि जी हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर वो जो है उसको, उसके पीछे ऑफिसर हैं, और जाहिर से अच्छा नई दिल्ली में जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ का दौरा भी कर रहे हैं जी। बहुत अनयूजुअल है कि FBI के जो डायरेक्टर हैं दुनिया की, मतलब FBI, वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा कर रहे हैं क्योंकि लिंक्स वहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जो है नवाज शरीफ साहब का भी फैसला आ गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो क्या इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो गया है? मेरा ख्याल है हो गया है, सीट एडजस्टमेंट भी हो गई है। अभी जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो, उनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट पंजाब में भी हो गई है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान, ये जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी है, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह हो रही हैं। तो ये अब प्रॉपर कैंपेनिंग कैसे आगे चलती है, और दरमियान में ये दहशतगर्दी के बस जो वाक़यात हैं ये बड़े संगीन हैं, और इस पे अब क्या रियासत की हिकमत अमली होती है वो देखने आने वाले दिन। अच्छा एक तो, अच्छा मैं आपसे ये बात करता है ना इंडिया और अमेरिका, इसमें इंडिया से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनके जो मीडिया से रिलेटेड लोग, मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, उनका जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जी अमेरिका जो है वो चूँकि एक, वो कहते हैं कि अब ये वहाँ पे जितने टेक से रिलेटेड, या आप ये देखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ या फिनटेक या ब्लॉकचेन या जो भी, तो कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं, बड़ी जगहों पे भी हैं, लेकिन जो वहाँ एक फीलिंग है वो डेवलप हो रही है कि जी वहाँ पर डेमोक्रेसी में या उनके सिस्टम में रूल बेस्ड ऑर्डर या इंटरनेशनल उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो इंडिया को एक बड़ी आबादी के साथ और इमर्ज होते हुए वो दर दबा के रखना चाहते हैं अमेरिकन्स। तो वो क्या चाहते हैं कि इंडिया आगे ना बढ़े, तो इसलिए वो इंडिया को ये, तो मैंने कहा ये तो फिर रिलेशनशिप बहुत अजीब है, मतलब ये तो फिर और कॉम्प्लेक्स है कि, क्योंकि वो देखें ना, जॉर्ज सोरोस वाली पहले बात हुई तो उन्होंने जॉर्ज सोरोस का भी कर दिया कि ये तो खुद इंडिया से हो रहा है, तो वो अभी जो है ना वो इसके ऊपर, ये जब तक इनकी रिलेशनशिप नहीं ख़त्म आएगी ना, ख़त्म होगी, क्योंकि मुसलसल ये बात हो रही थी कि जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस जॉर्ज सोरोस। तो ये जॉर्ज सोरोस की यहाँ पर भी वैसे NGOs बनी हुई थी जो बंद हुई चौधरी निसार के दौर में, और पहले यहाँ पर भी वो उन्होंने अपनी NGOs वगैरह और ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी पाकिस्तान में।
ये मुस्लिम लीग नून के दौर में चौधरी निसार साहब ने ख़ास तौर पे इस पे एक कार्रवाई डाली थी और ये सारी इस तरह के एनजीओ को बंद किया था। तो वो 12 लोग कहते हैं कि इसमें जो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट ने नाम लिख दिया सर्विंग ऑफिसर। अच्छा, सर्विंग ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं। इशू ये है कि ये भी हो सकता है ना कि एक ऑफिसर नहीं, सर्विंग ऑफिसर, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये है, ये है, ये जनाब कनाडा में बंदा था, ये उनका वहाँ था, ये नॉर्थ। ये जो इशू है ना, अब ये जो जैसे नाम है CC1, मियाँ मैं लेना नहीं चाह रहा, लेकिन ये मीडिया को पता है, इनको भी पता है यकीनन कि कौन से ऑफिसर में सीनियर पोस्ट पे हैं, फिर उनसे किसकी बात हुई। ये जब इंडिया आके गए ना, ये पिछले हफ्ते, तो ये जब आए, जो मैंने वाइट हाउस का एलामिया दिखाया है, तो ये तो हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ, कोट इसलिए कि ताकि वो कहेंगे। ये जब छठी स्लाइड आप देखें ना, तो US डिप्टी NSA जब ये आए तो ये जयशंकर जी से और दोवल से मिलके गए, और साथ ही वाइट हाउस का वो एलामिया आया, और फिर ये FBI के डायरेक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स का, और यहाँ जो दौरा कर रहे हैं। अच्छा, इशू ये है सारा कि इसको अब इस रिलेशनशिप को एक तो समझना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि पोलैंड के अंदर जो उनके अदम इत्मीनाद के नतीजे में उनके नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, जो कि रशिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये जो नए उनके आए इन डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड टस्क है इनका नाम है, ठीक है। तो ये डोनाल्ड टस्क जो है, ये डोनाल्ड टस्क नहीं, ये तो RAW के वो हैं, इनके रॉ के हेड हैं यार, इनकी तस्वीर क्यों लगा दी। डोनाल्ड टस्क जो है, नहीं ये भी नहीं है तस्वीर जी, ये डोनाल्ड टस्क हैं जी। तो डोनाल्ड टस्क जो हैं वो तो जो है वो मजबूत EU के हामी हैं कि यूरोपीय यूनियन मजबूत होनी चाहिए, और वो जो है वो साथ यूक्रेन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। सही। और वो मतलब आप समझ लें कि रशिया यानी जो ये ईस्टर्न यूरोप है ना, इसको बड़ी सपोर्ट मिली है पोलैंड में इस तब्दीली से। लेकिन ज़ेलेंस्की की जो मुलाकातें वहाँ हो रही हैं ना, वो जो मुलाकातें ज़ेलेंस्की की हो रही हैं, उस ज़ेलेंस्की का जो बर्डन है इसका यूक्रेन वॉर का, क्योंकि यहाँ तेज़ी आ गई है, ठीक है, एक फटीक सी होनी शुरू हो गई है। ये जो मिडल ईस्ट का महाज है ये और हो गया। और मैं आज खलीज टाइम्स देख रहा था, UAE का खलीज टाइम्स ने आज ये जो 18 स्लाइड है उसमें लिखा है उन्होंने, खलीज टाइम्स में 2 रिपोर्ट्स आई थी बैक टू बैक। एक तो 18वीं 18 स्लाइड के बाइकआउट कॉल्स ओवर गजा हिट वेस्टर्न ब्रांड्स, ये तो पहले उन्होंने बात की थी ना कि ये कुछ रोज़ पहले, ठीक है, कि वहाँ पर जो ब्रांड्स हैं स्टारबक्स और मैकडोनल्ड्स, ये वेस्टर्न ब्रांड्स गज़ा के वजह से मुख्तलिफ जगहों पे हिट हो रही हैं। लेकिन आज जो खलीज टाइम्स है, आज के खलीज टाइम्स को अगर हम देखें तो खलीज टाइम आज का कह रहा है कि 17वीं स्लाइड के गज़ा का जो क्राइसिस है, UA रेजिडेंट्स ने भी बाइकआउट ब्रांड्स को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में, यानी 193 मुल्क, तो फिर उसमें ये गज़ा डिस्कस हो रहा है। और इसमें जो है वो ये वहाँ वीटो कोई नहीं कर सकता, कि वहाँ बस ये होता है कि दुनिया कहाँ खड़ी है। कुछ मुल्क एब्सटेन करेंगे तो वो भी शुमार होगा कि ये भी उन्हीं के साथ, यानी ये भी इसराइल की जारियत को सपोर्ट कर रहे थे। और जो सीरिया के वो डेमास्कस जिसने ड्रोन गिराया है, ठीक है ना, 2 दिन पहले इसराइल का, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तेहरान में है। तो ये जो और हिजबुल्लाह प्रॉपरली इंगेज हो गई है। और यहाँ पर ये चूँकि जनीन के कैंप पर भी आप सुन रहे होंगे, जो जनीन का जो कैंप है ये मगरबी किनारे में है, तो इसके नतीजे में ये जॉर्डन और ये जो पूरी जो मगरबी किनारा है, दरिया उर्दन, ये वादी उर्दन है ना, तो मगरबी दरिया के इधर मगरबी किनारा, तो उधर मशरक़ी किनारा जो है वो तो उर्दन है, और बीच में दरिया भी ऐसे ही है। तो वो जो है ये पूरा अब उस इलाके में स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी हैं, और पैलेस्टीन अथॉरिटी और हमास और हिजबुल्लाह और हुतीज़ और अरब ममालिक, और वो हार्वर्ड की जो प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो रही थी उनके कमेंट्स पे, तो फैकल्टी उनके साथ खड़ी हो गई, वो अपनी जगह पे हैं, मौजूद हैं हार्वर्ड के अंदर। वो आज उनकी यानी वो अपनी जगह पे मौजूद हैं अपने नुक्ता नज़र के साथ। तो बात यह है कि अब इसको ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि छोटी छोटी बहुत सारी, और उसमें ये जो चिंगारी यहाँ पे हो रही है ना, इसको भी नज़रअंदाज ना करें। ये जो वाक़या हुआ है, ये जो टेररिज्म का बड़ा अटैक हुआ है यहाँ पे, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे तो किसी वाक़े को भी, ये बड़ा वाक़या हुआ है, सही। तो अब ये इसके डॉट कैसे कहाँ कनेक्ट होंगे, कैसे होंगे, लेकिन ये है कि ये बहुत सारी चिंगारियाँ हैं
जो मतलब एक साथ भड़कना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अब इनको या तो इसी लेवल पे रोक दिया जाए, लेकिन फिर वही कि 18,000 से अब तो 18,500 शहादतें हो गई हैं, तो और वो IS पर नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आज उन्होंने नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो है ये 2 महीने भी नहीं, अगले साल के शायद दरमियान तक सिर्फ गज़ा के अंदर जंग जारी रहेगी। गज़ा, हिजबुल्लाह को आप रहने दें, वो हिजबुल्लाह अगर आ गई इसमें तो फिर ये मुझे नहीं पता कि मामला कहाँ पे जाएगा। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।